एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। भाई आज हम लेके आए बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक और एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। उस यूनिट का नाम है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। सर आज हम क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। सर जब भी हम क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमारी एक फंडामेंटल यूनिट होती है, उसको जानना बहुत जरूरी होता है। वो होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको हम यूनिट 1 में जान चुके थे। भाई इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारी क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, जिसके लिए हमारे पास ये सारी यूनिट होती हैं। पहली यूनिट हमने स्टार्ट की थी एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम सेकंड यूनिट पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, आपको एक चीज और बता दें भाई, पहले क्या बता दें इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हम जो फिलहाल हम कर रहे हैं वो हमारा जो सिलेबस है, जो बुक है, वो हमारा बीएससी 4th सेम केमिस्ट्री के लिए है, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। लेकिन जरूरी ये नहीं कि सर आप बीएससी में तभी आप पढ़ेंगे। अगर आप बीएससी में नहीं है और आपको पढ़ना है क्वांटम मैकेनिक्स होती क्या है बिल्कुल बेसिक से बहुत अच्छी तरह से, सर ये सारी यूनिट को ना 1 बाय 1 करके एक साथ खत्म करते जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम कवर कर चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं। सारे के सारे पहले तो हमने ये जाना था कौन कौन से टॉपिक हैं, फिर उनको 1 बाय 1 सबको डिटेल हमने पढ़ा था। ठीक है, अभी हमारा है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। तो एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं एक बार जान लेते हैं, फिर उनके बाद 1 बाय 1 इनको उठाएंगे और हम कवर करते हुए जाएंगे। देखिए सर, आज का टॉपिक में हम पढ़ने वाले में से ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, कॉम्पटन इफेक्ट, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। वैसे तो आपको बता दूं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली इक्वेशन जो है हम लास्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो आप वहां जाकर इसको पढ़ सकते हैं, इसमें नहीं कराने वाले, बाकी आगे देखते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी हमने लास्ट में किया था। ऑपरेटर्स, भाई क्वांटम मैकेनिक्स को विदाउट ऑपरेटर आप नहीं समझ सकते। आपको अगर क्वांटम मैकेनिक्स को बहुत अच्छा करना है तो आपको ऑपरेटर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सर हम ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे और क्या जानेंगे भाई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सर लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी, लेक्चर नहीं लास्ट यूनिट में, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी पढ़ा था। अच्छा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 2 टाइप की होती है, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। दोनों का क्या डिफरेंस होता है, कैसे होती है, वो सारी चीजें इधर जानने वाला है। ठीक है, आगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सर क्वांटम मैकेनिक्स के अपने कुछ ना कुछ पोस्टुलेट होता है, उनको भी जानना है। उसके अलावा पार्टिकल 1D बॉक्स सिस्टम, बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है भाई पार्टिकल 1D बॉक्स सिस्टम। चाहे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, मतलब क्वेश्चन पेपर जो आपका आता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे थ्योरेटिकल हो, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा पार्टिकल एंड 1D बॉक्स सिस्टम। सर श्रोडिंगर इक्वेशन हमें पढ़ना है हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा आइडिया हमने पिछले लास्ट लेक्चर ही हम बोल सकते हैं, रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शंस जो आते हैं उनको डिटेल पढ़ना होता है हमारा किसमें, श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम में। इसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि MOT भी आपको इस यूनिट में दे रखी है। और लास्ट टॉपिक है हमारा LCAO यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसको भी जानना है। तो ये है हमारा सिलेबस यूनिट 2 का, यानी कि एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो हमें पढ़ना है उसके लिए। ठीक है सर, फिर आज का पहला टॉपिक है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है इसको आज हमें जानना है। बहुत सारे टॉपिक आ रहे, बहुत सारे कमेंट्स भाई हमारे पास ये आ रहे थे कि सर थोड़ा सा थ्योरी भी कराया करो, क्योंकि बिना थ्योरी के थोड़ा सा काम नहीं चलता है। तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको थ्योरी भी कराने वाला हूँ, थ्योरी भी साथ में लिखाने वाला हूँ कि टॉपिक में कितनी थ्योरी जरूरी है, कितना लिखना है, वो सब के बारे में। प्रॉब्लम एक और आने वाली है। प्रॉब्लम क्या है, सर हम तो हिंदी वाले, हमको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा, तो हम हिंदी में कैसे लिखें। तो मैं आपको एक चीज बोल सकता हूँ, वो बोल ये सकता हूं कि आपका टॉपिक तो सेम ही रहना है, सिलेबस सेम ही रहना है, पढ़ना भी सेम ही चीज है, पेपर भी सेम देना है, बस अंतर सिर्फ और सिर्फ किसका है, लैंग्वेज का। तो जिनको इंग्लिश में चाहिए भाई नोट्स, उनके लिए तो मिल रहे हैं। दूसरा, जिनको हिंदी की आवश्यकता है, जो मैं बोल रहा हूं, ये जो भाई जाहिर सी बात है, जो लिखा है इसको मैं हिंदी में बोलूंगा, तो वही आप नोट डाउन करते जाएं लेक्चर के साथ साथ। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, आज शाम तक या फिर कल सुबह तक आपको पहली ही यूनिट थी हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, उसकी जो है हम बोल सकते हैं PDF जो है
उसके जो नोट्स हैं हमारे क्लास नोट्स, उनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप जाकर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, तो वहां से आप उन नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके भी नोट्स जैसे ये यूनिट कंप्लीट होगी इसके भी वहीं पर आपको मिल जाएंगे। चलिए फिर टाइम वेस्ट करते नहीं, अपना ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, फिलहाल हम समझ लेते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्चुअली क्या होती है। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। टर्म है हमारा ब्लैक बॉडी। सर क्या होता है, सबसे पहले तो कहानी यही स्टार्ट होती है, सर ब्लैक बॉडी एक्चुअल में होती क्या है। सर ब्लैक बॉडी मतलब काला काला पदार्थ होता है कोई। सर अगर हम यहां पर बोले ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्चुअल में काले से मतलब नहीं है, काले से मतलब नहीं है। ब्लैक बॉडी इन द सेंस होता है एनी या एनी ऑब्जेक्ट, इसको एनी बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी बॉडी हो विच एब्जॉर्ब ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज नोन एज ब्लैक बॉडी। पहली बात तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझेंगे बाद में, पहले हमको यह जानना है कि सर ब्लैक बॉडी क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बॉडी है जिस पर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला हूं। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है भाई, जो लाइट आ रही है ना सन से, जो आ रही है, हर एक वेवलेंथ की लाइट है या किसी भी वेवलेंथ की लाइट है, जो भी हम लाइट आ रही है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, अगर कोई बॉडी उन सबको एब्जॉर्ब करती है, चाहे किसी भी वेवलेंथ की लाइट हो, किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट हो, सारी की सारी अगर कोई बॉडी उनको एब्जॉर्ब करती है, उस बॉडी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं भाई, ब्लैक बॉडी। सर ये बोल सकते हैं, सर ये बोल सकते हैं कि कोई भी चीज है जहां पर कैसी भी रेडिएशन डाल दो सबको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो हमारा एक ब्लैक बॉडी है। सर कौन हो सकता है ब्लैक बॉडी, बहुत सारी चीजें होती है, पहले थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हमने डिफाइन किया, हमने क्या डिफाइन किया सर, एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर नोन एज या इज नोन एज ब्लैक बॉडी। मतलब ऐसी कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। सर ब्लैक बॉडी को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था वो किया था गस्टव किरचॉफ ने इन 1860 1860 में। ठीक है ना, 1860 में किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको, गस्टव किरचॉफ ने। ठीक है सर, इसके अलावा और क्या कहना चाह रहे हैं, इसके अलावा आगे की कहानी सुनिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी एंड एंगल। अगला पॉइंट समझ लीजिए भाई, अगला पॉइंट समझ लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बॉडी कितनी भी इंटेंसिटी डाल दीजिए, किसी भी एंगल से डाल दीजिए, सबको एब्जॉर्ब करता है। मतलब कहने का ये, ब्लैक बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ना तो किसी भी वेव की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, ना ही किसी वेव की किस पर एंगल पर डिपेंड करता है कि किस एंगल से रेडिएशन आ रहा है या कितनी इंटेंसिटी की रेडिएशन है। चाहे कम इंटेंसिटी की हो तो भी एब्जॉर्ब होगा, ज्यादा इंटेंसिटी की है तब भी एब्जॉर्ब होगा। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी, इसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर अब जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट वाला पॉइंट है। ये आपका क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला पॉइंट है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों बोला है अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों बोला है। देखिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, a black body in thermal equilibrium emits electromagnetic radiations called as black body radiation। इसी को black body radiation कहा जाता है। मतलब क्या है सर, यहां पर बोला एक टर्म आया थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या टर्म आया यहां पर, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, यहां लिख देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, इतना आपको पता होना चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम इन द सेंस कांस्टेंट टेम्परेचर। जब आपका कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, जब आपका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट मतलब फिक्स टेम्परेचर है, ना उस वक्त हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे ना ही उस टेम्परेचर को घटा रहे, तो जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब हुई है वो इमिट भी होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी क्या करता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट भी करता है। जैसे आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है हमारा। जैसे कि आपका सन है, सूर्य है,
चाहे कोई जितने भी स्टार्स हैं, चंद्रमा है, बाकी स्टार्स हैं, भाई जितने चांद सितारे हैं सब, इवन पृथ्वी भी, बाकी अदर ग्रह भी, इन सब के अंदर क्या होते हैं, ये सब क्या करते हैं, आने वाली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करते हैं और इमिट भी करते हैं। सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे, सभी रेडिएशंस को इमिट करेंगे। क्या हम बोल सकते हैं सर ये ब्लैक बॉडी है? बिल्कुल हम बोल सकते हैं, ये ब्लैक बॉडी है। इनके पास अपना एक क्या है, रेडिएशंस इमिट करते हैं और ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करते हैं। मतलब ये खुद एक क्या है, ब्लैक बॉडी होते हैं। लेकिन एक चीज हम बोल सकते हैं सर, परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होते। परफेक्ट ब्लैक बॉडी कौन सा होगा, जो सभी जितनी भी टाइप की रेडिएशंस होंगी सबको एब्जॉर्ब कर ले, वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता है। तो हमें यहां पर ये जानना भाई, कोई भी ब्लैक बॉडी जो होती है थर्मल इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्या करती है, इमिट करती है, बाहर निकालती है ना, इमिट करती है, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो जो रेडिएशंस निकलती हैं हम उनको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए भाई। इसके बाद आगे कहानी करें। अच्छा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक नाम और दिया जाता है, इसको हम कंप्लीट रेडिएशन भी कह सकते हैं, टेम्परेचर रेडिएशंस भी कह सकते हैं, थर्मल रेडिएशंस भी कह सकते हैं। सर ब्लैक बॉडी रेडिएशन जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में पूछा जाए, कभी कभी क्या होता है ना कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो वहां पर लिख दिया जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज ऑल्सो नोन एज। सर ये वो नाम बता रहा हूं जो नॉर्मली आपको कभी बुक्स में भी नहीं दिखाई देते और कभी कभी क्या होता है कोई टीचर बताते भी नहीं है और नॉर्मली मिलते भी नहीं है। आप देखोगे यूट्यूब पर अदर क्लासेस भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ये चीजें नहीं बताएंगी जो मैं यहां पर पॉइंट बताने वाला हूं आपको। सर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कंप्लीट रेडिएशन भी कहते हैं, टेम्परेचर रेडिएशन भी कहते हैं और थर्मल रेडिएशन भी कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। इसके अलावा यहां पर एक मैंने अलग टाइप से पॉइंट लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होता है इन थर्मल इक्विलिब्रियम हैज टू नोटेबल प्रॉपर्टीज। भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन के पास दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है और ये होनी ही चाहिए, ये हमारे पास होनी चाहिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए। और वो कौन कौन सी है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन का पहला पॉइंट क्या है भाई? पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? इट इज एन आइडियल इमिटर। इट इज एन आइडियल इमिटर मतलब ये क्या होता है सर? आइडियल इमिटर मतलब है कि यहां पर कोई भी हम बोल सकते हैं कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, जरा सा भी नहीं कर सकते। मतलब हम बोल सकते हैं यहां से अगर कोई रेडिएशन इमिट हो रही है तो चाहे किसी भी वेवलेंथ की रेडिएशन हो, चाहे उसकी वेवलेंथ कम हो चाहे ज्यादा हो, वो हर एक वेवलेंथ की रेडिएशन को इमिट करता है। यहां से हम बोल सकते हैं इमिट all the wavelength, all the radiation या all the wavelengths of radiation। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रेडिएशन की कोई सी भी वेवलेंथ हो सबको इमिट करता है, उसी को हम आइडियल इमिटर कहेंगे। दूसरी बात है सर ये फ्यूज इमिटर भी होता है। फ्यूज इमिटर का मतलब क्या है? फ्यूज इमिटर का मतलब है सर रेडिएशंस इमिट कर रहा है, जितनी भी डायरेक्शन है सभी डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में क्या करता है, वो हमारा रेडिएशन को इमिट करता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि वो हमारा क्या करता है, इक्वल अमाउंट में रेडिएशन को इमिट करता है। ठीक है ना? रेडिएट इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। ये हमारा किसका? डिफ्यूज इमिटर का मतलब होता है। डिफ्यूज इमिटर का मतलब है कि जो भी रेडिएशंस इमिट कर रहे हो, जितनी भी डायरेक्शन है सभी डायरेक्शन में इक्वली आपको इमिट करना होता है। ठीक है ना? तो इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये फिलहाल हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में जाना। अभी ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसने दिया था भाई? किरचॉफ ने दिया था। तो एक लॉ उन्होंने भी दिया था साथ में, किरचॉफ्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सर ये किरचॉफ्स लॉ एक्चुअल में क्या बताता है? पहली बात तो हमने जाना ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। नाउ द किरचॉफ्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन derived a relation between energy absorbed and emitted by a body। कोई भी हमारे पास बॉडी है वो रेडिएशंस को इमिट भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती है। तो उनकी रेडिएशन जो इमिट कर रही है उसको हम बोलेंगे इमिटेंस, एब्जॉर्ब कर रही है उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? एब्जॉर्बेंस। तो उन दोनों के बीच में क्या दिखाता? रिलेशन बताता हमारा
किरचॉफ्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अच्छा, इनके अनुसार ये होता है कि जो भी सब्सटेंस है उसका जो भी इमिटेंस है और जो उस सब्सटेंस का जो भी एब्जॉर्बेंस है, उनका जो रिलेशन होता है वो ऑलवेज इक्वल टू होता है, वो ऑलवेज इक्वल टू होता है इमिटेंस ऑफ ब्लैक बॉडी के। सर समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी समझ लेते हैं क्या करना चाह रहे हैं। सर यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर हम बात करें कि सर ये ई बी क्या है? ई बी इज द इमिटेंस ऑफ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। ई एस क्या है? ई एस हमारा बोल सकते हैं इमिटेंस ऑफ सब्सटेंस, इमिटेंस ऑफ सब्सटेंस। ए एस क्या है भाई? ए एस है एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस ऑफ सब्सटेंस, एब्जॉर्बेंस ऑफ सब्सटेंस। तो मतलब ये हो गया भाई, ई बी मतलब अगर हम ये बोले कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, कोई भी हमारे पास बॉडी है, अगर उसमें से जो भी हमारा क्या हो रहा है, जो भी हमारे पास इमिटेंस हो रहा है और जो भी हमारे पास एब्जॉर्बेंस हो रहा है ना, तो उन दोनों का जो रेशियो है, उन दोनों का जो रेशियो है वही हमारा बताता है ब्लैक बॉडी के इमिटेंस को। एक्चुअल में हम ये बोल सकते हैं कि ब्लैक बॉडी जो हमारी होती है ना, वो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर और एक परफेक्ट इमिटर होती है। इस चीज को हम लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? यहां से हम लिख सकते हैं ए ब्लैक बॉडी इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट इमिटर, परफेक्ट इमिटर। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं भाई? हम कह सकते हैं जो भी हमारे पास ब्लैक बॉडी होती है वो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर भी है और परफेक्ट इमिटर भी है, मतलब परफेक्ट एब्जॉर्प्शन भी करती है और परफेक्ट इमिट भी करती है। यानी सारी लाइट को एब्जॉर्ब भी करेगी और सारी लाइट को इमिट भी करेगी एट थर्मल इक्विलिब्रियम। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उससे रिलेटेड हमारे पास दो लॉ होते हैं, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ और दूसरा होता है हमारे पास वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है ना? क्या होता है भाई? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है। स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ ये कहता है, ऑल्सो नोन एज स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ, इसके नाम में ही मतलब इसका जो दूसरा नाम है स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ, यही हमारा क्या करता है? स्टीफन्स बोल्ट्जमैन का रिलेशन को बता देता है। टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ये कहता है जो भी रेडिएशन की एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएटेड, जो भी एनर्जी निकल रही है पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ ए ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम, ये एक्चुअल में बताता है स्टीफन्स लॉ। ये कहता है कि पर्टिकुलर टाइम में, एक पर यूनिट टाइम में पर यूनिट सरफेस एरिया से टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, उस चीज को कैलकुलेट करता है स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। ये कहता है सर जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की पावर 4 के। किसके होती है? टेम्परेचर की पावर 4 के। इसलिए इसको स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ भी कहा जाता है। यानी कि यहां से अगर हम रिलेशन निकालें तो E इक्वल टू कोई ना कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम दिखाते हैं सिग्मा से, सिग्मा T की पावर 4। और अगर हम यहां से बात करें भाई, E तो पता है टोटल एनर्जी है जो इमिट हो रही है, T हमारा टेम्परेचर है ही। अगर हम सिग्मा की बात करें, सिग्मा होता है हमारे पास स्टीफन्स लॉ, सॉरी स्टीफन्स कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट हमारा क्या होता है? सिग्मा होता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि स्टीफन्स कांस्टेंट क्या होता है। और स्टीफन्स कांस्टेंट जो है, आप इसकी यूनिट भी लिख सकते हो, इसकी यूनिट होती है 5.67। स्टीफन्स यूनिट फॉर्मूला होता है हमारा 5.67 इंटू 10⁻⁸ और इसका यूनिट होती है जूल सेकंड इनवर्स मीटर टू केल्विन की पावर केल्विन की पावर 4, केल्विन की पावर -4 क्योंकि इधर से इधर जाके हमारा किस में चला जाएगा? वो डिवाइड में चला जाएगा ना, इसलिए। तो क्या हो जाएगा हमारा? जूल सेकंड इनवर्स मीटर -2 केल्विन की पावर
4। तो ये हमारा स्टीफन्स कांस्टेंट जो है उसका क्या हो गई, हमारा वैल्यू भी है। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज है हमारे पास वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये क्या बताता भाई, ये एक्चुअल में बताता है कि जो हमारे पास वेवलेंथ निकलती है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेवलेंथ, जैसे हम इसको ग्राफ से समझेंगे, वेन्स डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है, पहले इतना सुन लो बस। ये कहता है कि इनवर्सली रिलेशन बताता है हमारा बिटवीन किसके, वेवलेंथ और टेम्परेचर के। कौन सी वाली वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ द पीक ऑफ द इमिशन ऑफ ए बॉडी। मतलब नहीं समझ में आया सर, मतलब यहां से समझ में आएगा, मतलब यहां से समझ में आएगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जैसे हम बात करें, जैसे टेम्परेचर हमारा T1 है, टेम्परेचर क्या है T1, तो उस पर ये पीक हमारी मैक्सिमम आ रही है वेवलेंथ की, जिसको हम लैम्बडा m1 बोल रहे हैं। ठीक है सर, टेम्परेचर T2 पर ये वाले पीक मेरी मैक्सिमम आ रही है अभी, जिसको हम लैम्बडा m2 बोल रहे हैं, है ना। अलग अलग कलर से दिखाते हैं, चलो अलग अलग कलर से दिखा देता है ताकि हमें समझ में आ जाए। टेम्परेचर T2 पर पीक आ रही है हमारी लैम्बडा m2। अच्छा, टेम्परेचर जो हमारे पास कौन सा है, और कौन सा कलर दिख जाएगा यहाँ पे, ब्लैक, ये देखते चलो। टेम्परेचर T3 पर हमारे पास पीक ये आ रही है, जिसको हम लैम्बडा m3 से दिखा रहे हैं। अब एक चीज देखो यहां पर, अब एक चीज देखोगे यहां पर, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये कहता है कि जो हमारे पास वेवलेंथ होती है ना, हमारे पास वेवलेंथ, और वेवलेंथ भी कौन सी, मैक्सिमम वेवलेंथ, इसको हम लैम्बडा मैक्स कहेंगे। भाई इस टेम्परेचर पर जैसे जैसे हमारे पास ये टेम्परेचर होगा, इस पर वेवलेंथ कहीं कम भी है, कहीं पर बढ़ भी रही है, कम कहीं हो रही है। ये एक्चुअल में इसकी एनर्जी इंटेंसिटी को बता रहा है, यानी कब कहां पर किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ उस टेम्परेचर पर ज्यादा होगा, तो जो हाईएस्ट पीक होता है उससे हम बोलते हैं लैम्बडा मैक्स। तो हमारे पास यहां पर जो लैम्बडा मैक्स है, लैम्बडा मैक्स जो होता है इनटू टेम्परेचर आप अगर करते हो, तो ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसको आप बी मान सकते हो। चलो बी लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये बी हो गया, मोस्टली बुक्स में बी लिखा होता है। बी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। बी हमारा कौन सा कांस्टेंट है, वो भी वेन्स कांस्टेंट है। वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। ठीक है ना, वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। अगर यहां से हम देखें भाई, हम क्या देख सकते हैं, लैम्बडा मैक्स जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। तो यही रिलेशन को बताता है हमारा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। यहां से एक बहुत अच्छा सा रिलेशन निकालने वाले, लेकिन उससे पहले बस एक चीज और समझ लीजिए कि वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू होती है हमारी 2.89 इंटू 10⁻³ 2.89 इंटू 10⁻³ और इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, ये मीटर हो गया और ये हमारे पास केल्विन हो गया, तो इसकी यूनिट हो जाती है मीटर केल्विन। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। इधर आ जाइए। अब यहां से एक चीज पता चल रही है कि अगर लैम्बडा मैक्स ज्यादा है तो टेम्परेचर हमारा कम होगा, और टेम्परेचर ज्यादा है तो लैम्बडा मैक्स कम होगा, यानी दोनों एक दूसरे के क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपसे इस तरह का कोई ना कोई ग्राफ दे दिया जाता है और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए भाई, आपसे इन तीनों टेम्परेचर में यानी T1, T2 और T3 में कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्यार से आंसर इसका दे सकते हैं। कैसे देंगे भाई, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो टेम्परेचर कम होगा। सर वेवलेंथ सबसे ज्यादा कौन सी है, ये वाली है, यही तो है, बिल्कुल। सर ये वेवलेंथ ज्यादा है, ये वेवलेंथ ज्यादा, तो इसका टेम्परेचर कितना है, T3। वेवलेंथ ज्यादा, टेम्परेचर कम, यानी T3 सबसे कम हो गया। तो सर सबसे बड़ा टेम्परेचर कौन सा होगा, T1, देन T2, देन T3। तो मतलब आप यहां से टेम्परेचर का वेरिएशन भी निकाल सकते हो। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, कौन सा टेम्परेचर कम होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस लेक्चर में थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा स्पीड से पढ़ाया, क्योंकि मैं वैसे नॉर्मली आपकी जो थ्योरी थी, थ्योरी लिख के नहीं पढ़ा था, मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करता था, लेकिन आपने कहा सर थ्योरी की आवश्यकता है, इसलिए थ्योरी के साथ थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश की है। तो कभी कभी थ्योरी लिखी होती है तो ऐसा लगता है बस रीडिंग कराया जा रहा है, रीडिंग कराया जा रहा है, और जब थ्योरी नहीं होती तो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे से अगले लेक्चर में बहुत अच्छा सा करने वाले। फिलहाल हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो चुका है, आपको थ्योरी भी मिल गई है और साथ के साथ एक्सप्लेनेशन भी मिल चुका है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, किरचॉफ्स लॉ,
स्टीफन्स लॉ, वेन्स लॉ, सारा कुछ हम समझ चुके हैं। अब अगले लेक्चर में जो हम आएंगे, अगले लेक्चर में आपको लेके आएंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के साथ। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आपको एक काम करना भाई, सेकंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। शेयर करना ना भूलें, सबको शेयर करें, जो भी आपके चाहे क्लासमेट हो, बैचमेट हो, ट्यूशन मेट हो, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको इन चीजों की जरूरत है। जरूरी नहीं कि इवन वो आप ग्रेजुएशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो ग्रेजुएशन से अलग कर रहे हैं, मान लो पीजी कर रहे हैं या एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं, या फिर आप किसी अदर फील्ड में गए हैं जहां पर आप बीटेक भी कर रहे हैं, तो वहां पर बीटेक की पढ़ाई में पढ़ाया जाता है सब कुछ, है ना, तो वहां पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। या फिर आप आईटी जेम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वहां तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स होते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आपको एक ही काम करना है, एंजॉय करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।